हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उससे जुड़े हुए टॉपिक पर हमारी चर्चा होगी। तो यहाँ पर राइट जो है वो बात आपके सामने रखने जा रहे हैं वो है आपकी आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इससे जुड़ी हुई बातें हम लोग करेंगे। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इससे जुड़ी हुई बातें आपके सामने आएगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई बात जो है वो रखने के लिए हम लोग आपके सामने हाजिर होंगे। तो चलिए 13/9/2023 के करंट अफेयर्स में क्या कुछ महत्वपूर्ण आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ पार्ट मिल रहा है उसकी बात करेंगे। पहला सवाल है सेमिकॉन इंडिया हैकाथॉन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया ये बताइए जरा। यहां पर लिखा हुआ है कि सेमिकॉन इंडिया हैकाथॉन जो है सेमिकॉन इंडिया हैकाथॉन 2023 का आयोजन कहां किया गया। देखिए सेमीकंडक्टर जो है वो हमारे यहां पर एक मिशन चलाया गया सरकार के द्वारा। क्या है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो है वो मिशन, ये सेमीकंडक्टर मिशन जो है वो भारत में चला हुआ है। और आपको पता है भारत में बेंगलुरु जो है बेंगलुरु 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 जो है वो आईटी डिपार्टमेंट का हब है। और बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। सिलिकॉन वैली जो है इसके नाम से जानते हैं क्योंकि यहां सिलिकॉन वैली में ये सब इस सेमीकंडक्टर से जुड़ा हुआ पार्ट काम करता है। सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक हैं और इन सब का प्रयोग जो है वो हम लोग आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा करते हैं। सबसे ज्यादा प्रयोग इस सेमीकंडक्टर का किया जाता है। आपको ऐसा पता होगा बहुत सारे सर्किट इत्यादि सब बनाने में इस सेमीकंडक्टर का यूज होता है। इसके लिए भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन जो है इसको शुरू करने का फैसला किया। इसके माध्यम से हम लोग इस सूचना प्रौद्योगिकी के सेक्टर में आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। और इसको लेकर के पिछले दिनों आपको पता है ताइवान के साथ भारत जो है एक समझौता करने लगा, लेकिन ताइवान ने बाद में इस समझौते के लिए क्या कर दिया था, मना कर दिया था कि हम इस प्रकार के मामले में आपका साथ जो है वो क्या नहीं कर सकते, नहीं दे सकते साहब, है ना। तो इस सेमिकॉन या सेमीकंडक्टर जो है इस सेमीकंडक्टर के लिए भारत के साथ एक देश है जिसने समझौते से इनकार किया था। उस देश का नाम क्या है? तो ताइवान है। और ताइवान के बारे में तो बहुत लंबे समय से हम लोग कहानी किस्से जो है वो सुनते ही है। तो सेमिकॉन इंडिया इसी की पहल है। इस सेमीकंडक्टर मिशन के लेकर ही हमारे यहां पर पिछले वर्ष 2022 के अंदर जो है वो क्या किया गया था, ये सेमिकॉन इंडिया नाम की एक नई पहल शुरू की गई। क्या की गई? सेमिकॉन इंडिया। सेमिकॉन इंडिया जो है इसकी पहल 2022 में शुरू की गई और 2022 में इसका जो है वो फर्स्ट जो है वो समिट का क्या किया गया, आयोजन किया गया। सेकंड जो है वो 2023 के अंदर किया गया और ये सेमिकॉन इंडिया जो है इसका सेकंड जो सेशन है वो इस बार 2023 में कहां पर आयोजित किया गया? गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया। गांधीनगर जो है वहां पर गुजरात के अंदर इसका आयोजन हुआ। और इसका जो उद्घाटन है, क्या है जी? इसका जो उद्घाटन है वो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया साहब? इसका उद्घाटन जो है वो पीएम के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन गांधीनगर गुजरात से जो है वो किया था। तो गांधीनगर गुजरात में देश के प्रधानमंत्री द्वारा क्या किया गया था? यहां पर उद्घाटन किया गया था। तो सेमिकॉन इंडिया हैकाथॉन 2023 का आयोजन जो है वो कहां किया गया? गांधीनगर के अंदर किया गया। और भारत में सबसे ज्यादा स्टार्टअप अगर किसी जगह आ रहे हैं, स्टार्टअप का हब जिसको अपन कह सकते हैं भारत में, तो वो बेंगलुरु है। तो यहां बेंगलुरु को एक दूसरी नाम से भी आप लोग जान सकते हैं, यानी स्टार्टअप जो है स्टार्टअप हब जो है इसके नाम से अगर किसी जगह को आप पहचानना चाहो तो स्टार्टअप हब के नाम से किसको जाना जा रहा है? तो बेंगलुरु जो है इसको एक नए स्टार्टअप हब के रूप में क्या किया जा रहा है, यहां पर पहचाना जा रहा है। तो सेमिकॉन इंडिया हैकाथॉन 2023 का आयोजन कहां किया गया? गांधीनगर गुजरात के अंदर इसका आयोजन जो है वो किया गया है। यहां पर जयपुर में नहीं हुआ है, चेन्नई में भी नहीं हुआ है। और बेंगलुरु जो है इसके दो नाम आप याद करना, भारत में सिलिकॉन वैली इसको कहते हैं और स्टार्टअप हब जो है वर्तमान में बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। क्या है जी? बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। और यहीं पर देश में इसरो का मुख्यालय भी है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संदर्भ में अगर आपने पढ़ा है तो इसरो का मुख्यालय जो है, इसरो का हेडक्वार्टर जो है वो यहां पर स्थित है। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करें तो क्या है,
भारत में पहला सेमीकंडक्टर पार्क कहां लगाया जा रहा है? ये पहला सवाल जो था इसी को इन्होंने क्या कर दिया है, शायद यहां पर रिपीट कर दिया। इधर क्या लिखा था? सेमिकॉन इंडिया, सही बात है, फिर तो अलग अलग है। सेमिकॉन इंडिया हैकाथॉन था ये तो, और ये है भारत में पहला सेमीकंडक्टर पार्क कहां पर लगाया जा रहा है। ये हम लोग जो बात करें वो पार्क की है। हैकाथॉन का मतलब तो एक समिट होता है, एक सम्मेलन होता है। तो सेमिकॉन इंडिया नाम से एक सम्मेलन का आयोजन हम लोग 2 बार कर चुके हैं, 2022 में पहली बार और 2023 में हम लोग दूसरी बार उसका आयोजन किए जा रहे हैं, यानी दूसरा संस्करण उसका आयोजित किया गया। अब भारत में हम लोग जो है वो इस सेमीकंडक्टर को लेकर के फिर आशान्वित हैं, और मैंने कहा था कि ताइवान के साथ हमारी बात होनी थी, लेकिन बाद में बात बीच में कैंसिल हो गई। तो इसी को लेकर फिर मोदी जी को लगा कि क्यों ना छोटे मोटे देशों से क्या बातचीत की जाए, सीधा ही बात सही बातचीत कर ली जाए इसके बारे में। तो पहला सेमीकंडक्टर पार्क जो है वो लगाने प्रस्तावित हुआ उसके बाद, और वो भारत में कहां पर लगाया जा रहा है? तो गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है साणंद। क्या नाम है? साणंद नाम की जगह है। इस साणंद नाम की जगह जो है यहां पर क्या किया रहा है, गुजरात में पहला सेमीकंडक्टर पार्क जो भारत के अंदर लगाया जा रहा है वो यहां पर लगाया जा रहा है। कर्नाटक के अंदर नहीं, तमिलनाडु में भी नहीं, और राजस्थान में नहीं। और गुजरात एक तटीय राज्य है, आपको पता है गुजरात एक क्या है, तटीय राज्य है। तो ये भारत का तटीय राज्य जो गुजरात है, यहां पर क्या क्या किया जा रहा है, भारत का फर्स्ट सेमीकंडक्टर पार्क, सेमीकंडक्टर पार्क जो है, ये सेमीकंडक्टर पार्क जो है ये भारत में पहली बार कहां पर लगाया जा रहा है? गुजरात के अंदर लगाया जा रहा है। इसके बारे में अगर और बात बताऊं तो ये यूएसए के साथ हमने इस सेमीकंडक्टर के लेकर के अभी पिछले दिनों भारत के प्रधानमंत्री जो है वो गए थे, कहां पर? यूएसए का दौरा उन्होंने किया था योग दिवस के अवसर पर, आपको अगर पता हो तो। यूएन हेडक्वार्टर भी गए और वो विश्व रिकॉर्ड भी वहां पर बना था उस समय योग दिवस का। उसी अवसर पर देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका से एक समझौता किया कि सेमीकंडक्टर में आप हमारी हेल्प करो। इसी प्रकार उन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर के आर्टेमिस मिशन पर भी समझौता किया था। तो ये जो बातचीत हुई थी उस समय, उसी को लेकर वहां अमेरिका की एक कंपनी जो है वो भारत में ये सेमीकंडक्टर पार्क लगाने के लिए, यानी सेमीकंडक्टर अपनी कंपनी लगाने के लिए, सेमीकंडक्टर के उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स भारत में बनाने के लिए ये काम किया जा रहा है। ठीक है, तो पार्क का मतलब वो घूमने वाले पार्क की बात नहीं हो रही है, यहां पर है सेमीकंडक्टर जो है इनको बनाने के लिए एक कारखाना कह दीजिए, एक पार्क कह दीजिए, एक कंपनी कह दीजिए। ये किस देश की हेल्प से? यूएसए की हेल्प से। कहां पर? भारत के गुजरात में स्थापित हो रही है। और इस देश की जो कंपनी है उस कंपनी का नाम है माइक्रोन कंपनी। कौन सी कंपनी है? माइक्रोन कंपनी जो है ये कंपनी इस पार्क को यहां पर लगा रही है। तो पहले का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा साहब? गुजरात हो जाएगा। दूसरा देखो, दूसरा है भारत सरकार ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर पार्क लगाने हेतु समझौता किया? तो मैंने अभी अभी बताया था कि ताइवान के साथ हमने करना चाहते, लेकिन ताइवान ने बाद में मना कर दिया। इसके लिए फिर अमेरिका से हम हेल्प मांगे और अमेरिका ने हमारी इस मामले में क्या की? पूरी हेल्प की, है ना। अमेरिका और भारत के बीच में इसको लेकर के समझौता हुआ और हमारे सानद गुजरात के अंदर ये पार्क जो है वो लगाया जा रहा है। इसके बाद में अगला सवाल है, यूएसए की किस कंपनी के द्वारा भारत के सानद गुजरात में पहला सेमीकंडक्टर पार्क लगाया जा रहा है? यानी इस बात को किसी तरीके से घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। तो ये सानद जो है ये सानद गुजरात के अंदर है, और यहां पर सेमीकंडक्टर पार्क जो वो पहला लगाया जा रहा है। किस कंपनी के सहयोग से लगाया जा रहा है? तो ये माइक्रोन कंपनी के सहयोग से यहां पर लगाया जा रहा है। किस कंपनी के सहयोग से? माइक्रोन कंपनी है, और ये माइक्रोन कंपनी कहां की है? यूएसए की है। और भारत और अमेरिका के बीच में समझौते का प्रतिफल है कि ये माइक्रोन कंपनी के द्वारा यहां पर इस प्रकार का सेमीकंडक्टर जो पार्क है वो क्या किया जा रहा है? विकसित किया जा रहा है। तो यूएसए की कंपनी माइक्रोन के द्वारा सानद गुजरात के अंदर सेमीकंडक्टर पार्क लगाया जा रहा है। जून 2023 में भारत और अमेरिका के बीच समझौते के माध्यम से इस पार्क का निर्माण जो है वो गुजरात के सानंद में किया जा रहा है। तो ये पहला पॉइंट आपका कंप्लीट हो चुका है। 2 बातें मैंने बता दी है कि भारत में सेमीकंडक्टर मिशन संचालित है। उस मिशन के तहत भारत में क्या किया जाता है कि प्रति वर्ष जो है वो हैकाथॉन का आयोजन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो उस हैकाथॉन का आयोजन 2022 में पहली बार हुआ, दूसरी बार 2023 में गुजरात में उसका आयोजन गांधीनगर में किया गया, और उसका उद्घाटन जो है वो देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। ठीक बात है। दूसरा, यूएसए की एक कंपनी है जिसका नाम है माइक्रोन। उस माइक्रोन कंपनी के माध्यम से भारत के गुजरात में ही सानद में क्या किया जा रहा है? पहला सेमीकंडक्टर पार्क जो वो विकसित किया जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल सर क्या है आपका? देखो,
यहां पर अगला सवाल है सर, निम्न में से कौन सा एक मशीन लर्निंग मेथड है? यानी मशीन लर्निंग का मतलब समझते हो, मशीनों के माध्यम से सीखने की कला। वो कौन सा एक मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म इनमें से है जो मशीनों के माध्यम से ही हमको सारी चीजें सिखा देता है? व्योम मित्र है, एलिसा है, गंगा है? इसका सही जवाब है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर नाम की एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो है एक मशीन है, और जो कि लर्निंग मेथड पर क्या है, आधारित है। तो नया लर्निंग मेथड जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आधारित लर्निंग मशीन जो है, नवीनतम एक लर्निंग मशीन कौन सी है? तो जिसका नाम रखा गया है ट्रांसफॉर्मर। तो यहां पर ध्यान रखना है ट्रांसफॉर्मर क्या है। तो ट्रांसफॉर्मर एक नवीनतम मशीन लर्निंग मेथड है, मशीन से सीखने की एक कला है, एक विद्या है ना, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है, ट्रांसफॉर्मर नाम दिया है। उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बना करके उसको इतना सक्षम बनाया गया कि धीरे धीरे जो काम हम लोग मनुष्य कर रहे हैं वो भी क्या करने लगे, मशीनें करने लग जाए। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? देखिए इस टॉपिक पर हमें 2 क्लास लेनी होगी शायद, अगर एक में कंप्लीट नहीं हो पाता है तो कल भी बातचीत इस पर हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस पोर्टल का शुभारंभ जो है वो किया है? अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक नए पोर्टल का विकास किया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? संचार साथी पोर्टल, सक्षम साथी पोर्टल, शिक्षा साथी पोर्टल और तकनीकी साथी। तो देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, इंफॉर्मेशन टेक जो है, इसको बढ़ावा देने के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को और ज्यादा सक्षम करने के लिए, भारत में इसको और ज्यादा मजबूत करने के लिए क्या किया गया है? संचार साथी पोर्टल जो है वो ऐप लॉन्च किया गया। संचार साथी पोर्टल जो है, संचार साथी पोर्टल, इस पोर्टल को क्या किया गया है? लॉन्च किया गया। संचार साथी पोर्टल जो है इसको कहां पर? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को और ज्यादा सक्षम बनाने के लिए, हर व्यक्ति को इसके लिए सुविधा हो सके, हर व्यक्ति इसके उपयोग में इको फ्रेंडली हो सके, इसके लिए जो है इको फ्रेंडली माहौल बनाने के लिए और इस संचार तकनीकी को इको फ्रेंडली बनाने के लिए क्या किया जा रहा है? संचार साथी पोर्टल जो है इसको लॉन्च किया गया है। संचार साथी पोर्टल को यहां पर लॉन्च किया गया। तो ये संचार साथी पोर्टल का संबंध किस विभाग से है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार जो है उसके द्वारा इस संचार साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगली बातचीत क्या है? भारत में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मजबूती प्रदान की है, इसका उद्देश्य क्या है? यानी मंजूरी प्रदान कर दी है किसको? क्वांटम मिशन। आपने क्वांटम कंप्यूटिंग का नाम जरूर सुना होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग का नाम अगर आपने सुन रखा है, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, तो आप इस बात से बिल्कुल जानकार होंगे कि राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी प्रदान के इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कंप्यूटिंग को क्या करना है? बढ़ावा देना है। तो यहां पर है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी प्रदान की है, इसका उद्देश्य क्या है जरा बताइए। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी प्रदान की है, इसका उद्देश्य क्या है? क्वांटम टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भारत को अग्रणी राष्ट्र बनाना इसका उद्देश्य, सही बात है। अमेरिका रूस के बाद भारत को इस क्षेत्र में विश्व के तीसरे सबसे बड़े देश के रूप में स्थापित करना, यह भी सही बात है। क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान को और ज्यादा बढ़ावा देना है, यह सब सही है। क्वांटम कंप्यूटिंग है और इसको बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन हमने शुरू कर रखा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन जो है इसको क्या किया गया है? मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ये राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है, इसके बारे में ये बात ध्यान रखनी है कि इसका एक ही टारगेट है कि भारत में क्या करना है? क्वांटम तकनीक जो है इसको बढ़ावा देना है, बेहतर विकास करना है, बेहतर डेवलपमेंट करना है, बेहतर रिसर्च करना है, नए नए अनुसंधान को बढ़ावा देना है। और अमेरिका और रूस जैसे देश जो इस मामले में पहले से हमसे थोड़े आगे हैं, उन देशों के मुकाबले हमको वहां पर उनके समकक्ष खड़ा होना है। तो अमेरिका और रूस के बाद भारत को इस क्षेत्र में तीसरे सबसे बड़े देश के रूप में स्थापित करना है। क्वांटम टेक्नोलॉजी में नए अनुसंधान, नए रिसर्च, नए प्रयोग जो हो रहे हैं उनको बढ़ावा देना है। ये सभी आपके सही कथन इसके अंदर है, कोई भी असत्य कथन इसमें नहीं है। नेक्स्ट सवाल क्या है सर? GPT-4 क्या है भाई, ये बताओ। GPT-4 क्या है? यहां पर पूछा जा रहा है GPT। आपके लिए कुछ नए सवाल, GPT-4 क्या है?
तो नए सवाल जरूर हो सकते हैं, नई चीजें जरूर हो सकती है, लेकिन ध्यान यही रखना है कि बेहतर जो है वो आपको पढ़ाया जा रहा है। जो आपको सामान्य स्तर के जगह पर नहीं मिलते हैं वो सब बातें, नई नई इनोवेशंस जो हैं वो सब बताए जा रहे हैं। सामान्य स्तर की भी बातचीत आपके साथ करेंगे, है ना। तो ये सब बातें बतानी है। जीपीटी, जेनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफॉर्मर, क्या है ये? जेनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफॉर्मर के बारे में तो थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने। ट्रांसफॉर्मर एक नया जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नॉलेज शेयरिंग का जो है वो माध्यम आपको बताया था पहले। तो GPT-4 क्या है? एआई आधारित भाषा मॉडल है, कंप्यूटर की एक नई पीढ़ी है, कंप्यूटर की एक नई श्रृंखला है, या इंटरनेट का एक नया सर्च इंजन है। तो यहां पर ध्यान क्या करना है कि ये आर्टिफिशियली आधारित एक भाषा मॉडल है। क्या है? जेनरेटिव प्री ट्रेड क्या है? भाषा मॉडल है। अलग अलग भाषाएं जो है इनके बीच में तालमेल बैठाना, अलग अलग भाषाओं को समझने में सक्षम बनाना, ये सब जो है इसको लेकर एक भाषा मॉडल तैयार किया गया है। और वो भी किसके आधार पर है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है, जो कि अलग अलग भाषाओं को समझने, उनकी क्षमताओं को विकसित करने का एक नॉलेज शेयरिंग का माध्यम मान लीजिए, या एआई आधारित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक नया जो है वो आपका मॉडल है, भाषा मॉडल। यानी भाषाओं के लिए जो है वो GPT-4 नाम का एक नया मॉडल तैयार किया गया है, जिसका पूरा नाम है जेनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफॉर्मर है। और वो जेनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफॉर्मर 4 के नाम से जाना जा रहा है। और आपसे पूछा जाए ये क्या है, तो ये आप बताओगे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक क्या है? भाषा मॉडल है, जो अलग अलग भाषाओं के लिए क्या कर सकता है? काम कर सकता है। चलो जी सर, नेक्स्ट बात बताओ और क्या है। अगली बात है, भारतीय वैज्ञानिकों ने किस नवीन मैग्नेटोमीटर का विकास अभी हाल ही में किया? मैग्नेटोमीटर का मतलब भूचुंबकीय जो है वो चुंबकीय तरंगों के बारे में यहां पर हो रहा है। यानी चुंबकीय जो मीटर है या उनकी जो तीव्रता है उनको मापने के लिए यहां पर मैग्नेटोमीटर का हम काम में लेते हैं। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने किस एक नवीन मैग्नेटोमीटर का विकास जो है वो अभी हाल ही में किया है? तो नया है ओवरहोसर। ओवरहोसर कह दीजिए या ओवरहोसर कह दीजिए, लो होसर नहीं है यहां पर, लिस्टा होसर भी नहीं है और भारतम होसर भी नहीं है। तो मैग्नेटोमीटर जो है वो चुंबकत्व जो है, चुंबकत्व उसके पैमाने को या उसके मापने को वो आपको क्या काम आता है? मैग्नेटोमीटर काम में आता है। क्या काम में लिया जाता है? मैग्नेटोमीटर काम में लिया जाता है। और ये नवीन मैग्नेटोमीटर जो है इसका नाम क्या रखा गया है? ओवरहोसर नाम रखा गया है। क्या है? ओवरहोसर। ओवरहोसर इसका क्या रखा गया है जी? नाम रखा गया है। तो ज्यादा नहीं याद रहे तो भी कोई दिक्कत इसमें नहीं है। टेलीकम्युनिकेशन विभाग द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित किस फेशियल रिकॉग्निशन टूल को विकसित किया गया है अभी हाल ही में? यहां पर है टेलीकम्युनिकेशन विभाग द्वारा जो है, यानी मोबाइल जो है उसके बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। यानी अगर आपका मोबाइल खो जाता है तो आपकी जो जानकारी है उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, कौन सी समस्या? समस्या जो है वो हमारी है मोबाइल फोन से संबंधित, मोबाइल फोन से संबंधित, या फिर हमारी समस्या है डेटा चोरी की, यानी एक जो प्रोवाइडर है उससे कितने लोग जो हैं वो डाटा शेयरिंग के अंदर जुड़े हुए हैं। इस प्रकार की जो समस्याएं हैं इनका समाधान करने के लिए क्या किया जा रहा है? टेलीकम्युनिकेशन जो विभाग है इसके द्वारा आर्टिफिशियल आधारित किस फेशियल रिकॉग्निशन टूल को विकसित किया जा रहा है। यानी इस टूल के माध्यम से क्या किया जाएगा? कितने लोग इंटरनेट प्रोवाइडर्स जो है उसके माध्यम से जुड़े हुए हैं, इसकी एक्चुअल जानकारी जो है वो मिल सकेगी। उससे इंटरनेट की इस होने वाली जो गलत इस्तेमाल है या अन्य लोगों के द्वारा इसका जो इस्तेमाल किया जाता है, या कितने लोग जो है वो वन टाइम उसके साथ जुड़े हुए हैं, इनकी जानकारी को क्या किया जा सकता है? प्राप्त किया जा सकता है। और इसके लिए एक जो है वो आर्टिफिशियली आधारित जो है वो फेशियल रिकॉग्निशन टूल को विकसित किया गया है टेलीकम्युनिकेशन विभाग के द्वारा। और इसका जो नाम है वो क्या रखा गया है? ASTR रखा गया है। ASTR रखा गया है। आई स्टार नाम से एक जो योजना है वो राजस्थान के अंदर संचालित है। उसके अंदर अलग अलग जगह पर हम लोग जो है वो आई स्टार्ट नाम से नए जो सेंटर है वो खोल रहे हैं। ऐसे ही सुप्रीम और ये स्माइल जैसी योजनाएं भी, सुप्रीम जैसी योजना भी हमारे यहाँ सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करती है। सुप्रीम स्कीम जो है
ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इसके अंदर एक नया इनोवेशन इसमें शामिल किया गया है। अब देखिए इसके अलावा भी कुछ नई बातें इसके संदर्भ में हैं, वो भी मैं आपके सामने इसमें रख रहा हूं, आप थोड़ा सा इंतजार करिएगा। नई बात क्या है सर इसके संदर्भ में, वो भी बता दो जरा हमको, हम इंतजार में बैठे हैं, तो आपका इंतजार करते हैं खत्म। और इससे जुड़ी हुई कुछ अन्य बातें भी हमने जारी की है। देखिए एक नया आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस आधारित, जो तो नहीं कह सकते, लेकिन एक नया प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नया इनोवेशन ही समझ लीजिए। क्या है सर नया इनोवेशन, वो बताइए। न्यूरालिंक नाम मैंने एक लिखा है, क्या लिखा है, न्यूरालिंक चिप्स। क्या है, चिप्स खाने वाली नहीं है ना, न्यूरालिंक चिप्स जो है वो खाने वाली चिप्स का नाम नहीं है, ऐसा आप ध्यान रखना है। तो सर क्या है ये न्यूरालिंक चिप्स। देखिए न्यूरालिंक चिप्स जो है ना वो आपके दिमाग में मान लीजिए फिट कर दी, तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है ये। क्या है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है। एलन मस्क जो है इसकी एक कंपनी है जो कि सेक्टर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती है, उसने अमेरिका में इस प्रकार की मंजूरी प्राप्त कर ली है कि भाई आपके न्यूरॉन्स जो है उसके अंदर इस प्रकार की चिप लगा दी जाएगी, जिसके माध्यम से आपके दिमाग की स्थिति, आपकी आंखों की स्थिति, ये सारे को रीड किया जा सकता है। और इसके माध्यम से दिमाग और आंखों इत्यादि को जो है वो कम से कम मेहनत करनी पड़े, इसके लिए वो चिप क्या करेगी, काम करेगी। तो न्यूरोलिंक चिप्स जो है ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है, ब्रेन में एक तरीके का कंप्यूटर लगा दिया जाएगा, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं बस। और ये किसके द्वारा, एलन मस्क के द्वारा किया जाता है, जो आपको पता है स्पेस एक्स जैसी अंतरिक्ष एजेंसी चलाते हो, जो टेस्ला जैसी दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है उसके अंदर काम करने वाली कंपनी हो। एलन मस्क जो है ऐसे ही काम किसके सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी काम कर रहा है। और न्यूरालिंक चिप्स जो है इस प्रकार की मंजूरी यूएसए के अंदर इनको मिली है, ऐसा बताया गया है। ठीक बात है सर। इसके बाद अगली बात है विज्ञान वैभव पोर्टल। क्या है, विज्ञान वैभव पोर्टल। विज्ञान वैभव पोर्टल, ये विज्ञान वैभव पोर्टल क्या है सर, ये भी बताइए। विज्ञान वैभव पोर्टल के बारे में ये बात ध्यान रखनी है आपको कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो है उसके द्वारा इस वैभव पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो दिल्ली में है और 19 नवंबर 1985 को इसकी स्थापना की गई थी, और राजीव गांधी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, राजीव गांधी जो है उनके द्वारा 1985 में 19 नवंबर के दिन जो है वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना की गई। और 75 भारतीय वैज्ञानिकों को इस विज्ञान वैभव पोर्टल को क्या किया गया है, समर्पित किया गया है। तो विज्ञान वैभव पोर्टल का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो है इनके द्वारा इसका विकास किया गया, इसको विकसित किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विज्ञान वैभव पोर्टल का संबंध किससे है, तो इंदिरा गांधी कला केंद्र जो है वो नई दिल्ली से इसका संबंध है। 19 नवंबर 1985 को राजीव गांधी जी ने इस सेंटर की स्थापना की थी, और भारत के 75 जो हमारे साइंटिस्ट है उन साइंटिस्ट को इस विज्ञान वैभव पोर्टल को समर्पित किया, यानी उन वैज्ञानिकों से जुड़ी हुई जानकारियां भी आपको इस पोर्टल पर जो है वो उपलब्ध रहेगी। तो विज्ञान वैभव पोर्टल याद करना है, न्यूरालिंक चिप के बारे में याद करना है। दो बातें हमारी हो गई है। अब बात करते हैं अगली क्या है। अगली बात जो है वो भी इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। एईपीएस क्या है सर, एईपीएस क्या है, ये एक नया तरीका है, आधार सक्षम एक भुगतान प्रणाली है। ये एक क्या है भाई, भुगतान प्रणाली। भुगतान का मतलब पैसे लेने देने पड़ते हैं, तो उसका एक भुगतान करने का एक तरीका है जिसका नाम एईपीएस रखा गया है। अच्छा जी, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली इसको नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली। ये बैंक आधारित मॉडल है और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय बैंक संघ और आरबीआई के द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो अब ये आधार सक्षम भुगतान प्रणाली जो है वो क्या करेगी, आधार से लिंक करना, बार बार ये सब चीजें जो है वो गांव के दूर दराज के लोग बैठे जो कि पूरी उनके पास जो है वो शिक्षा भी नहीं है, उन लोगों के लिए उनके जीवन को आसान बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का एक नया इनोवेशन है, उसका नाम एईपीएस रखा गया है। आधार सक्षम जो भुगतान प्रणाली है उसके माध्यम से बार बार इन सब चीजों को लिंक नहीं करना पड़ेगा, प्लस लोग इसका गलत इस्तेमाल भी नहीं। जैसे किसी के खाते में अगर राशि जमा होती है तो गांव में कई बार ऐसी स्कीम चलती है, जब गांव के ग्राम सेवक हैं, पटवारी हैं, उनके पास बार बार चक्कर काटना पड़ता है, सरपंच इत्यादि है, इसमें भ्रष्टाचार का फिर खतरा रहता है उसके खातों में राशि आने के बावजूद भी।
तो एईपीएस क्या है, उन गांव के लोगों को क्या किया जा सके, सुरक्षित लेन देन या भुगतान किया जा सके, इसके लिए आधार सक्षम भुगतान प्रणाली है जिसमें बार बार इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बैंकिंग आधारित नवीनतम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक इनोवेशन है एईपीएस, जिसमें समाज के गरीब और सीमांत वर्गों के विशेषकर ग्रामीण व दूरवर्ती क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की जो है वो आसान सुरक्षित पहुंच प्रदान करने के लिए इस एईपीएस पहल की क्या की गई है, शुरुआत की गई है। तो शायद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सहयोग से उन लोगों को जीवन को आसान बनाने का जो है वो प्रयास किया जा रहा है। ठीक है सर, चलिए अगली बात क्या है, अगली बात है सुप्रीम पहल। मैं थोड़ी देर पहले ही बताया था सुप्रीम पहल के बारे में, एक ऑप्शन आपको दिया था, है ना। तो यहां पर देखिए भाई साहब, हमारी राइटिंग थोड़ी है ना व्हाइट पेज पर ऐसे ही आती है, हम लोग थोड़ा तिरछा लिखते हैं तो इसलिए आपको थोड़ा टेढ़ा देखना पड़ सकता है यहां पर। तो यहां सुप्रीम पहल जो है ये क्या है, तो पहले तो सुप्रीम का फुल फॉर्म है स्पोर्ट फॉर अपग्रेडेशन प्रिवेंटेशन रिपेयर एंड मेंटेनेंस इक्विपमेंट, इसका पूरा नाम है। अच्छा सर, क्या बात है, यहां पर है कि कोई भी जैसे यूजीसी है उसके सहयोग से, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, इनमें जितने भी इक्विपमेंट यानी संसाधन काम में आते हैं ना, जितने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए संसाधन काम में आते हैं, उन संसाधनों को क्या करना है, रिपेयर करना है, उनका मेंटेनेंस करना है, उन सबको अच्छे ढंग से रखना है। इसके लिए सुप्रीम पहल जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो दोबारा सुन लीजिए सुप्रीम पहल क्या है, तो सुप्रीम पहल जो है वो हमारी है कि स्पोर्ट फॉर अपग्रेडेशन प्रिवेंटिव रिपेयर एंड मेंटेनेंस इक्विपमेंट है। हमारे कॉलेज स्कूल इत्यादि सब जगह पर जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से या साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जितने भी संसाधन उपकरण काम में लिए जाते हैं, उनकी जो है वो कार्य क्षमता बढ़े, उनकी वैल्यू जीरो नहीं हो, इसके लिए उनका रखरखाव कैसे किया जाए, उनको रिपेयर कैसे किया जाए, उनका मेंटेनेंस कैसे किया जाए, इन सब के लिए एक पहल शुरू की गई है जिसका नाम है सुप्रीम पहल। ये किसके द्वारा शुरू की गई है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार का एक मंत्रालय है, उस मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। मौजूदा विश्लेषणात्मक उपकरण सुविधा की कार्य क्षमता में क्या करना है, वृद्धि करना है। तो मौजूदा विश्लेषणात्मक उपकरण सुविधाओं की कार्य क्षमता जो उसमें वृद्धि करना है, यानी हमारे जितने भी उपकरण काम में लिए जाते हैं, इन जैसे कंप्यूटर है ना, जैसे कंप्यूटर काम में लिया जा रहा है किसी स्कूल में और वो जो है वो खराब नहीं हो, अच्छी तरह से काम कर सके, तो इसके लिए उनका क्या हो, रिपेयर करने का काम, उनका मेंटेनेंस का काम जो है, इसको सही ढंग से संचालित करने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भारत सरकार के द्वारा जो है इस सुप्रीम पहल की शुरुआत की गई। अगली बात सर क्या है, भारत में 6G आने वाला है, 5G चल रहा है ना। 5G अभी सब लोगों ने पूर्णतः अडॉप्ट नहीं किया हालांकि, लेकिन 5G भारत में धड़ाधड़ चल रहा है। तो भारत में 6G प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। भारत के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, कौन है जी, अश्विनी वैष्णव जो हैं, उनके द्वारा इसको लॉन्च कर दिया गया था। देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐसा किया गया, ऐसा इन्होंने कहा। भारत में 6G जो है एक विजन प्रोजेक्ट जो है इसको लेकर के लॉन्च किया गया और यह कहा गया कि 2030 तक भारत में 6G जो है वो पूर्णतः काम करने लग जाएगा। भारत में 6G जो है वो पूर्णतः काम करने लग जाएगा, यानी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी को और ज्यादा बेहतर करने के लिए 2030 तक भारत में 6G जो है उसकी सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए भारत सरकार के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा क्या किया गया है, भारत 6G प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया है, या विजन प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। इसके बाद अगली बातचीत क्या है सर, अगली बातचीत है CBUD कॉल बिफोर यूडिंग ऐप लॉन्च किया गया है। कॉल बिफोर यूडिंग ऐप क्या है ये, CBUD क्या है, CBUD क्या है, CBUD कॉल बिफोर यूडिंग, कॉल बिफोर यूडिंग ऐप क्या है, ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसी अंतर्निहित संपत्तियों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए, भूमिगत संपत्तियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। देखिए जब हम फाइबर केबल डालते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, तो आपको पता है हमारे घरों के सामने कभी सड़क जो है वो जलदाय विभाग वाले फोड़ देते हैं, कभी जो है वो विद्युत विभाग वाले फोड़ देते हैं, कभी कोई और विभाग वाले फोड़ देते हैं, कभी ये केबल डालने वाले आते हैं।
तो अब पूरे सब जगह जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी हमको 5G 6G पहुंचाना है, तो क्या बार बार हम लोग ये केबल का काम करते रहे और सड़कों को फोड़ते रहे और हमारी जो संपत्तियां हैं, घरेलू संपत्तियां जो है, जैसे हमने नल के लिए जो पाइप लगा रखा और लगा रखा है, वो सब भी नुकसान इससे होता है। इन सब से बचने के लिए भारत सरकार ने इसका खर्चा तो सरकार पर ही आता है। मान लीजिए आपके इस 5G की फाइबर लाइन को बिछाने के लिए पाइपलाइन डाली गई, तो एक तो जहां पर नहीं डालनी थी वहां पर भी बहुत सारा इलाका खोद कर छोड़ दिया इन लोगों ने, उसके बावजूद भी नई सड़कें जहां बनी थी उन सड़कों को फोड़ दिया। तो ये खर्चा तो कहीं ना कहीं सरकार से ही आएगा ना, और वो टैक्स जनता को देना पड़ेगा। इस खर्चे को कम करने के लिए जो है वो एक नई पहल शुरू की गई है, उसका नाम है कॉल बिफोर यूडिंग। कॉल बिफोर यूडिंग ऐप जो है वो इसके माध्यम से विकसित किया गया है, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसी अंतर्निहित संपत्ति को होने वाले जो नुकसान है उसको रोकेगा और भूमिगत जो हमारी संपत्तियां उसको सुरक्षा प्रदान करेगा। यानी इस पर पहले से सारी जानकारियां इस यूबीयूडी ऐप, सीबीयूडी ऐप के माध्यम से सारी जानकारी इस पर रहेगी, और ये जो खर्चा होता है, ये जो नुकसान उसका, इसको धीरे धीरे क्या करना है, इसके माध्यम से कम करना है। ठीक है सर। अगला है यूपीआई 123। क्या है यूपीआई 123? यूपीआई 123 भाषिणी है, यानी विभिन्न भाषाओं में यूपीआई जो हमारा है भुगतान प्रणाली का एक तरीका है यूपीआई 123 पे, ये भी भारत की लगभग अधिकांश भाषाओं में इसको तैयार किया गया है और उसका नाम भाषिणी रखा गया। यूपीआई 123 क्या है? एक त्वरित भुगतान प्रणाली है, बिना इंटरनेट के लेन देन की अनुमति प्रदान करेगा। ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा इसको तैयार किया गया और 20 से अधिक भारतीय भाषाओं में ये क्या करेगा, काम करेगा। यूपीआई 123 पे भाषिणी जो है इसका त्वरित भुगतान प्रणाली है, जो भारत की अधिकांश भाषाओं में यानी 20 से अधिक भाषाओं में काम करेगा और भारतीय जो है वो राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा इसको तैयार किया गया है। ठीक बात है सर। इसके बाद अगली बातचीत क्या है? प्रोजेक्ट एलोरा जो है उसके बारे में बताइए। प्रोजेक्ट एलोरा क्या है? प्रोजेक्ट एलोरा जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा प्रोजेक्ट एलोरा चलाया गया है। प्रोजेक्ट एलोरा क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट की जो कंपनी है उस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसको क्या किया गया है, चलाया गया है। दुर्लभ भारतीय भाषाओं की ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, यानी भारतीय भाषा जो है इनका अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करने के लिए, यानी अगली पीढ़ी भी भारत की भाषाओं को जान सके, इसके लिए हम इन सब भाषाओं को ऑनलाइन करने जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए भाषाओं का संरक्षण हम करने जा रहे हैं। ये कब काम किसके द्वारा किया जा रहा है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा किया जा रहा है और इसका नाम हमने प्रोजेक्ट एलोरा रखा है। प्रोजेक्ट एलोरा क्या है? तो ध्यान रखना, भारतीय भाषाओं के संरक्षण के लिए, उनको डिजिटलाइज करने के लिए हमने एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नेतृत्व में इस प्रकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। पहली भाषा जिस पर इसमें काम किया जाएगा वो मुंडेरी भाषा है। मुंडा समुदाय जो है वो आप सब लोग जानते हैं, छत्तीसगढ़ झारखंड का ये जो इलाका है, यहाँ पर मुंडा जनजाति रहती है, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। इस मुंडेरी भाषा से पहली बार इसका काम जो है वो क्या किया जा रहा है, शुरू किया जा रहा है। चलिए सर, अगली बातचीत क्या है? ये है भरहोश सॉफ्टवेयर। क्या है? BHAROS है ये, भरहोश सॉफ्टवेयर, BHAROS सॉफ्टवेयर है। ये IIT मद्रास के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या है? मोबाइल OS है, MOS कह दीजिए, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। और स्मार्टफोन में विदेशी OS पर निर्भरता को कम करना तथा स्थानीय प्रौद्योगिकी उपयोग को बढ़ाना। जैसे हम लोग विभिन्न देशों के जो है वो मोबाइल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, इन विदेशों के ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है वो हमें आवश्यकता न पड़े, हमारा खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम हो। मोबाइल लाते हैं तो उसके अंदर जो विदेशी सारी सामग्री आती है उससे हो सकता है कि आपकी जानकारियां अलग अलग देशों में यूज की जा रही है, उसके बाद इसकी बाध्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। क्या होगा? ये फोन लाओ, फोन के अंदर जो पहले से था वो सब मामला हटाओ, नया ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डाउनलोड करो। ये नया ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या करेगा, ठीक अच्छे ढंग से काम करेगा। भारत का पहला स्वदेशी आधारित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो BHAROS सॉफ्टवेयर इसका नाम रखा गया है, जो कि IIT मद्रास के द्वारा क्या किया गया है, तैयार किया जा रहा है। ठीक बात है सर। क्लाउड सेवा क्या है? क्लाउड सेवा इंटरनेट के माध्यम से आभासी संसाधन उपलब्ध कराने की एक तकनीक है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर है जिन्हें तीसरे प्रदाता के द्वारा होस्ट किया जाता है, यानी उपलब्ध कराना और सेवा प्राप्त करने वाला, इन दोनों के बीच में इस पर काम करने वाला कोई दूसरा है जो सेवा उपलब्ध कराएगा। तो दो व्यक्तियों के बीच एक तीसरे व्यक्ति द्वारा सेवा उपलब्ध कराने का एक माध्यम जो है उसको क्लाउड सेवा कहा गया है।
क्या कहा गया, क्लाउड सेवा, यानी आभासी माध्यम से संसाधन उपलब्ध कराना है जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक नया जो है वो क्लाउड सर्विस जिसको अपन लोग कहते हैं, उसका नाम यहां पर रखा गया है। ठीक बात है सर, ये तो हमारी समझ में आ गई है। इसके बाद में मित्रों है प्रोजेक्ट वाणी। प्रोजेक्ट वाणी भी भाषा से संबंधित है। गूगल इंडिया और आईआईएससी बेंगलुरु द्वारा आर्टिफिशियली आधारित भाषा मॉडल तैयार किया जा रहा है। प्रोजेक्ट वाणी क्या है, विभिन्न भाषाओं को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं, भाषाओं की जो है वो पहचान हो सके, भाषा संरक्षित हो सके, इसके लिए एक युवाओं में भाषा की मुहिम को और ज्यादा सक्षम किया जा सकते, इसके लिए गूगल इंडिया और आईआईएससी बेंगलुरु के नेतृत्व में भाषा आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भाषा मॉडल है। यानी मैं कुछ भी भाषा में बोलूं उसका दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन हो जाए, इस भाषा से इसमें हो जाए। इसकी बहुत बेहतर तकनीकें आज काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें और ज्यादा जरूरत है इस प्रकार के काम की। तो ये भाषा आधारित जो मॉडल है, इसके लिए प्रोजेक्ट वाणी जो है वो लॉन्च किया गया है, ऐसा यहां पर ध्यान करना है। फिर योटा D1 क्या है, ये आपकी आज की अंतिम बात है, योटा D1 क्या है। और योटा D1 की अगर बातचीत की जाए तो मेरे दोस्तों, योटा D1 जो है वो हाइपर स्केल डेटा सेंटर है, यानी भारत में एक डेटा सेंटर खोला गया है। और ये डेटा सेंटर जो है वो कहां पर खोला गया है, ये यूपी के अंदर खोला गया है, यूपी के अंदर नोएडा के अंदर। भारत में नोएडा भी एक बड़ा हब है आईटी सेक्टर का, तो ये डेटा सेंटर जो है वो नोएडा में खोला गया है। उत्तरी भारत में 5G क्रांति का स्तंभ इस डेटा सेंटर को कहा गया है। यानी D1 का मतलब है डेटा सेंटर फर्स्ट है, डेटा सेंटर फर्स्ट है, और उसका नाम क्या रखा गया है, योटा रखा गया है। तो यहां पर हाइपर स्केल डेटा सेंटर जो है वो नोएडा के अंतर्गत खोला गया है। तो भारत के अंदर नया डाटा सेंटर कहां पर खोला गया है, जिसका नाम क्या रखा गया, योटा D1 नाम से एक नया डाटा सेंटर भारत के अंदर खोला गया है। हाइपर स्केल डेटा सेंटर है ये, और उत्तरी भारत का 5G का हब इसे कह सकते हैं, स्तंभ इसे कह सकते हैं, नाम इसका योटा रखा गया है। तो आप सभी को ये सारी जानकारियां बहुत पसंद आई होगी, मैं उम्मीद करता हूं, और आप सभी इन सब जानकारियों को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में भी हम हो सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात आपसे करें, नहीं भी करेंगे तो भी कोई नया विषय आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे। और आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइए आपको जानकारियां कैसी लगी, अच्छी नहीं लगी तो भी अवगत जरूर कराएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।